स्टूडेंट जितने भी बच्चे 3 मार्च को सोशल साइंस का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम अनसॉल्व का दूसरा सेट लेकर आ चुके हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने अनसॉल्व के सेट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं, तो सेट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। स्टूडेंट आप सभी को पता है कि अनसॉल्व से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आप लोग हर एक सब्जेक्ट का अनसॉल्व ही सॉल्व करें, ठीक है? आप एग्जाम में देखिए जा करके मिलाइएगा तो सारे क्वेश्चन आपको अनसॉल्व से ही देखने को मिलते हैं। तो चलिए ज़्यादा ना बात करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये हमारा सेट दूसरा है। इसका कोड जो है 824 BY है, तो इसी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले विकल्प वाले प्रश्नों को आप समझ लीजिए, उसके बाद जो है आपके जो हल करने वाले प्रश्न हैं उनको हम देखिए इस तरह से आप सभी को एक-एक प्रश्न का हल पूरा दिखाएँगे, ठीक है? पूरा बताएँगे आप सभी को, ठीक है? देख लीजिए आप सभी लोग। तो चलिए पहले विकल्प वाले प्रश्नों को देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए पहला प्रश्न आपका फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इसका कौन-सा ऑप्शन करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों? तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक-एक प्रश्न बहुत अच्छे से नोट करते जाना। अगला क्वेश्चन देखना मेरे प्यारे बच्चों। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखना मेरे प्यारे बच्चों तीसरा, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? तो आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना मेरे प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्टूडेंट संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय द हेग में है, इसका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो है वो 1885। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका पहला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट लिखित संविधान भारत में 26 जनवरी को लागू हुआ था। इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। इधर के सभी क्वेश्चन कंपटीशन लेवल के भी लिए हैं, आगे ये कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के किन्हीं दो पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों भारत के दो पड़ोसी देश नेपाल और पाकिस्तान हैं, तो यही इसका आंसर है, नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विदेश नीति की कोई दो सिद्धांत बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों भारतीय विदेश नीति के दो सिद्धांत है, पंचशील सिद्धांत और गुट निरपेक्षता सिद्धांत। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लेना आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की दो अस्थायी सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके दो अस्थायी सदस्य देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। तो यह इसका आंसर है, नोट कर लीजिए आप सभी लोग इसको। चलिए अब आपके देखिए ये वाले प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ आ चुके हैं। इसमें देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन के 3 मुख्य कारण देखना आप सभी लोग, इसके 3 मुख्य कारण कौन-कौन से हैं? तो पहला कारण है, आंदोलन में किसी प्रकार की हिंसात्मक कार्यवाही ना किया जाए, इसके कारण भारत छोड़ो आंदोलन जो है छिड़ गया था। अगला क्वेश्चन है, नमक कानून को भंग किया जाए तथा सरकार को किसी भी प्रकार का टैक्स यानी कि कर ना दिया जाए, ठीक है? तो यही सब कारण है भारत छोड़ो आंदोलन का छिड़ने का जो मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के प्रति दुर्व्यवहार का विरोध, यानी कि अंग्रेज जो भारतीयों पर दुर्व्यवहार कर रहे थे उसका विरोध किया जाना, ये भी भारत छोड़ो आंदोलन के कारण है एक। अगला क्वेश्चन देखना, देखिए इसमें 3 ही पूछा था, मैंने कई कारण यहाँ पर आप सभी लोग के लिए बता रखा है, तो आप लोग पूरा नोट कर लेना। कम से कम आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा तो पता होना चाहिए ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला अगला कारण देखो, सरकार विरोधी हड़तालें, प्रदर्शन तथा सार्वजनिक सभाएं करके अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश किया जाना चाहिए। यानी भारतीय लोग सभी लोग चाहते थे कि अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएं, हम सभी लोग स्वतंत्र हो जाएं। तो ये भी इसका भारत छोड़ो आंदोलन का एक एक कारण है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करना और भारत की आर्थिक स्थिति खराब होना। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यही सब चीज थे कि जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के छिड़ने का प्रमुख कारण था। तो यहाँ पर आप सभी लोग पूरा नोट कर लेना और अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन है, इसका अथवा प्रश्न है। देखिए 10 नंबर के प्रश्न का अथवा प्रश्न है, यानी आप चाहे उसको करो चाहे इसको करो, लेकिन पूरा आपको करके जाना है, पता नहीं कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जाए। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक किन्हीं 3 दशाओं का उल्लेख कीजिए। तो चलिए आइए इसका उत्तर देख ले। तो ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक दशाएं या परिस्थितियां या शर्तें कहा जा सकता है, ठीक है? दशाएं या परिस्थितियां या शर्तें, तीनों मतलब एक ही होता है। तो देखो यहाँ पर भारतवर्ष में लोकतंत्र
निम्नलिखित उपायों से सफल हो सकता है, ठीक है? तो देखिए कौन-कौन सा उपाय करना चाहिए, तो भारतीय लोकतंत्र सफल हो सकता है। नंबर 1, शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार होना चाहिए, यानी कि जितने नागरिक भारत में जो है ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होंगे, तो इससे क्या होता है भारतीय लोकतंत्र में सुधार किया जा सकता है, ठीक है? तो आप इसमें क्या लिखेंगे, शिक्षा के प्रसार से लोगों में जागृति लाया जाए ताकि जनता अपने मतदान का महत्व समझ सके, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि जनता जितना से जितना समझदार होगा, जागरूक होगा और वो उसी के अनुसार जो है अपना मतदान करेगा। मतदान का मतलब होता है जो वोट देते हैं, तो यानी कि जब अच्छा से अच्छा कैंडिडेट चुना जाएगा तो यानी कि देश का अच्छा से अच्छा विकास हो पाएगा। तो यही कारण होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे तभी ये चीज़ भारतीय लोकतंत्र में सुधार आ पाएगा। अगला कारण है निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली। इसका मतलब क्या होता है देखो, एक निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से एक ईमानदार एवं उत्तरदायी सरकार को चुना जाए, ठीक है? इसका मतलब होता है जो व्यक्ति भारतीय हो और इसका मतलब वो ईमानदार हो और उसी के अनुसार जो है भारत सरकार को चुनना चाहिए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा देश का विकास हो सके। अगला असमानता का अंत होना चाहिए। असमानता का मतलब जो देश में जातियों का भेदभाव होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को आपस में समानता की भेदभाव बताना चाहिए। ऐसा नहीं ऊँच-नीच का भेदभाव बता कर के आप छोटे जाति के हो, हम बड़े जाति के हैं तो आप हमारे बराबर नहीं बैठ सकते हो, ठीक है? आप हमारे लेवल में नहीं रह सकते हो। तो ये सब असमानताएँ नहीं होना चाहिए देश में। इससे क्या होता है एक प्रकार से लोगों के अंदर खिन्नता पैदा किया जा सकता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे क्या होगा, ऐसा होने से भारतीय लोकतंत्र का विकास नहीं हो पाएगा, तो यानी कि ये इसको दूर करना चाहिए, असमानता को दूर किया जाना चाहिए। तो देखिए, आप सभी लोग पूरा नोट कर लेना प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान मैंने लिख रखा है, देखो एक बार पढ़ो, बस पूरा याद हो जाएगा, कितना सरल भाषा में है, बिल्कुल एकदम सिंपल सा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो चलिए आइए देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न संख्या 11 है। इसमें असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण बताए गए हैं आप सभी लोग को। तो देखो इसमें आपको क्या लिखना है? पहले आप ये लोग जान लो कि असहयोग आंदोलन कब छिड़ा था। तो देखो सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में अ, आयोजित विशेष अधिवेशन अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया था। इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। असहयोग आंदोलन के मुख्य 3 कारण थे। कौन-कौन से 3 कारण थे? खिलाफत के मुद्दा से सरकार पर दबाव डालना, ठीक है? यानी कि उसका विरोध किया जाना चाहिए। सरकार जो चीज़ गलत कर रही है उसका विरोध किया जाना चाहिए। तो यही होता है खिलाफत के मुद्दा से सरकार पर दबाव डालना। अगला पॉइंट है पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, ठीक है? यानी पंजाब में जो सरकार थी वो भी क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है उसका भी विरोध किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है स्वराज्य की प्राप्ति करना अर्थात आज़ादी प्राप्त करना। स्वराज का मतलब होता है अपने आप को आज़ाद होना, तो इसका मतलब होता है आज़ादी प्राप्त करना, ठीक है? तो ये जो है इस आंदोलन के मुख्य 3 कारण थे। असहयोग आंदोलन जो छिड़ने का मुख्य कारण था, ये 3 कारण था। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेना, बहुत ही आसान है। एक बार पढ़ो, याद हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? नोट कर लिए होंगे आप सभी लोग इसको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब हम सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखना मेरे प्यारे बच्चों इसी का है अथवा प्रश्न चाहे आप इसको करो चाहे इसको करो चलो लेकिन लेकिन मैं एक भी प्रश्न छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगले वीडियो में काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था कि सर एक भी प्रश्न छोड़ो मत, तो हम अब आप लोग के कहने के आधार पे एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, पूरा का पूरा उत्तर बताएँगे आप सभी लोग को। देखो इसका उत्तर क्या होगा? प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद 3 परिणाम क्या रिज़ल्ट प्राप्त हुआ? तो आप सभी लोग इसका उत्तर देखो क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों देखो। तो 3 परिणाम हम बता देते हैं, आर्थिक परिणाम, सामाजिक परिणाम और राजनीतिक परिणाम, ठीक है? 3 परिणाम हम आपको बता देते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के 3 परिणाम यहाँ से हेडिंग कर लेना और पहला हेडिंग कर देना आर्थिक परिणाम। अब देखो, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक परिणाम में क्या गिरावट आई, क्या प्रभाव पड़ा, तो आपको इसके बारे में देखो क्या लिखना है। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों का बहुत अधिक धन खर्च हुआ। जर्मन और ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी अर्थव्यवस्था से प्राप्त धन का लगभग 60% हिस्सा युद्ध में खर्च कर दिया। इसका मतलब हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध जब छिड़ा था तो इसके परिणाम में यानी इस युद्ध में बहुत से देशों का बहुत से ज़्यादा धन खर्च हुआ था और ज़्यादातर देखा जाए तो जर्मन, ग्रेट ब्रिटेन इन सब लोगों का बहुत ज़्यादा धन खर्च हुआ था, ठीक है? और लगभग बात किया जाए तो 700 में 60% हिस्सा जो है धन का जो है ये युद्ध में खर्च हो गया था। तो यानी बहुत नुकसान हुआ था, ठीक है? इसका मतलब जो है आर्थिक परिणाम में बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। अगला पॉइंट देखो राजनीतिक परिणाम में क्या प्रभाव पड़ा। इसमें देखो आप लोग को क्या बताना है। प्रथम विश्व युद्ध ने 4 राजतंत्रों को समाप्त कर दिया। रूस के सीजर निकोलस द्वितीय, जर्मनी के कैसर विल्हेम, ऑस्ट्रिया के सम्राट और ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान के पद को छोड़ना पड़ा। प्रथम विश्व के बाद क्या हुआ कि 4 राजतंत्रों को समाप्त कर दिया गया। रूस अब देखो किसको-किसको समाप्त किया गया? रूस के सीजर निकोलस द्वितीय, जर्मन के कैसर विल्हेम, ऑस्ट्रिया के सम्राट और ऑटोमन साम्राज्य यानी इन लोगों को क्या हुआ 4 राजतंत्रों से हटा दिया गया। इनको गद्दी अपना छोड़ना पड़ा। अगला पॉइंट देखो सामाजिक परिणाम में क्या प्रभाव पड़ा। देखो इसमें आप सभी लोग क्या बताएंगे। प्रथम विश्व युद्ध ने समाज को पूरी तरह बदल दिया। प्रथम विश्व युद्ध में देखो बहुत समाज में बहुत सारी बदलाव आ गई थी।
बहुत सारी बदलाव का मतलब हुआ कि बहुत सारे भारतीय मारे गए थे, है ना? जिसमें से लगभग 6 लाख लोग मारे गए थे और 1 लाख लोग तक घायल हो गए थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो इसमें आप लोग को क्या लिखना देखो। प्रथम विश्व युद्ध ने समाज को पूरी तरह बदल दिया, जन्म दर में गिरावट आ गई। अब भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे गए, जनसंख्या में वैसे कमी आ गई, ठीक है? तो जन्म दर में गिरावट वैसे ही आ जाएगी, जायज़-सी बात है। तो इसमें क्या लिखना है और गिरावट आई क्योंकि लाखों युवा मारे गए, लगभग 8 मिलियन लोग मारे गए। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ये प्रश्न विकल्प में पूछा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध में लगभग कितने लोग मारे गए? तो 8 मिलियन लोग मारे गए, लाखों लोग घायल हो गए तथा कई अन्य विधवा और अनाथ हो गए। नागरिकों ने अपनी ज़मीन खो दिया, ठीक है? इसका मतलब बहुत ज़्यादा हानि हुआ था, ठीक है? सामाजिक परिणाम में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। तो बहुत सारे इस प्रकार से जो है इसमें 3 ही पूछा था। प्रथम प्रथम विश्व युद्ध के होने के बाद बहुत सारा नुकसान हुआ था, बहुत सारी हानियाँ हुई थी। लेकिन यहाँ पर 3 ही पूछा तो हम लोग को 3 ही केवल बता देना है बस। तो नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर पूरा का पूरा आप सभी लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या है। अगला प्रश्न है 12 नंबर। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। तो देखो इसका उत्तर आप लोग क्या लिखेंगे? चलो मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ये प्रश्न जो है इसमें जो दिया गया है यूरोप के राष्ट्रवाद के, इसकी जगह पे आप चाहे तो इसको भी कर सकते हो। तो चलो मैं इसको ही बता देता हूँ, ठीक है? इसको आप अपने गाइड वाइड में अगर होगा तो ढूँढ लेना, क्वेश्चन बैंक होगा आपके पास तो उसमें भी दिया होगा ढूँढ लेना वहाँ से, ठीक है? चलो मैं इस उत्तर को कर लेता हूँ, ठीक है? जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों ये है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में बताइए, ठीक है? तो इसमें आप लोग को क्या लिखना, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कोई वर्ष नहीं हो कि जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना जाता हो। तो इसलिए इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना आप सभी लोग। इसमें लिखना है आप सभी को, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थीं। उन्होंने 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। उनका उनके क्या लिखा है इसमें देखो, मिलकर दबा दिया। उनके प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के नेतृत्व को संभाल लिया। उसके बाद मंत्री ऑटोवान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, ठीक है? तो इतना आप लोग इसमें लिख देना। संक्षेप में इसमें कहा है ना, संक्षेप में कहा तो आप बहुत ज़्यादा इसमें लॉन्ग नहीं लिखेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे किसी भी कीमत पे आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है हम लोगों से? अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों है, लोकतांत्रिक शासन की किन्हीं 2 चुनौतियाँ का उल्लेख कीजिए। तो देखो लोकतांत्रिक शासन की 2 चुनौतियाँ क्या कौन-कौन सी हैं? तो इसमें देखो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग क्या लिखोगे? देखो, यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 13 नंबर है, देखना आप सभी लोग देखो। तो ये नंबर 1 बेरोज़गारी था, ठीक है? देखो 2 चुनौतियाँ इसमें 2 कहा या 3 कहा देख लो एक बार फिर से आप सभी लोग। 2 चुनौतियाँ कहा तो लेकिन फिर भी हम लोग 3 बता देते हैं, ठीक है? नंबर 1 बेरोज़गारी था, ठीक है? बेरोज़गार नौजवान का शोषण राजनेताओं द्वारा अपने हित के लिए किया जाता है, ठीक है? तो ये भी एक लोकतंत्र शासन की 2 चुनौतियाँ हैं, यानी लोकतंत्र को एक प्रकार के बिगाड़ने का एक रास्ता है। नेता लोग आजकल देखते हैं आप सभी लोग, बड़े से बड़े समझदार लोगों को क्या कर देते हैं, अपने शोषण का शिकार बना लेते हैं, है ना? अगला पॉइंट है काला धन। इसका मतलब क्या होता है? कमाए गए धन पर टैक्स ना देना अथवा गैर कानूनी ढंग से धन कमाना, ठीक है? तो ये भी एक प्रकार से भारतीय लोकतंत्र को बिगाड़ने का रास्ता है। अगला अगला पॉइंट है बेरोजगारी, ठीक है? तो इसको मैंने बता ही दिया है, ठीक है? तो ये चीज़ 2 ही इसमें पूछा था, 2 ही लिखना, ठीक है? इसको मिस कर देना, एक मैंने एक्स्ट्रा लिख रखा है, तो बस केवल आपको 2 ही बताना है। चलो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आप लोग इसमें क्या लिखोगे? भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या थी? तो देखो, इसमें आप लोग को क्या लिखना है? राजनीतिक दल लोगों का ऐसा संगठित और अनुशासित समूह है, जो चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना अथवा सत्ता में भागीदारी करना चाहता है। राजनीतिक दल के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। देखो 3 महत्वपूर्ण घटक कौन-कौन से हैं? देखो यहाँ पर आप सभी लोग देखो, यहाँ पर नंबर 1 कानून निर्माण करना, ठीक है? इसका मतलब होता है भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दल को कानून निर्माण करने का अधिकार है, यानी वो जब चाहें जो कानून बना सकते हैं। तो इसमें देखो आप लोग को क्या बताना है कि कानून निर्माण में क्या काम वो कर सकते हैं। तो इसमें आपको बताना है राजनीतिक दल कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विधायिका में राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, यानी कि लोकतंत्र के जो सदस्य होते हैं, राजनीतिक दल के जो सदस्य होते हैं, ये विधायिका में क्या करते हैं? विधायिका राजनीतिक दल दल के सदस्य होते हैं। कोई भी कानून विधायिका में ही तैयार किया जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि उसमें राजनीतिक दल के लोग होते हैं और बिना उनके जो है बात विचार के कोई भी जो है लोकतंत्र या कोई भी कानून बनाया नहीं जा सकता है।
तो लोकतंत्र में यही अधिकार होता है। अगला पॉइंट देखो, अगला कौन सा अधिकार होता है? सरकारी नीति की दिशा का निर्देश करना। यानी लोकतंत्र के राजनीतिक दलों की राजनीतिक सदस्यों का क्या अधिकार होता है? दूसरा अधिकार क्या है? सरकारी नीति की दिशा का निर्देश कर सकते हैं। यानी सरकारी जो भी सरकारी योजनाएं बनाई जा सकती हैं, उनका ये दिशा निर्देश कर सकते हैं, कब क्या करना है, ये इसका भी वो अनुपालन कर सकते हैं। देखो इसमें आप लोग को क्या लिखना है? विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखते हैं। जनता इनमें इनमें से अपनी पसंद की नीतियां अथवा कार्यक्रमों को चुनती है। इससे सरकार को जनता की पसंद नापसंद के बारे में पता चलता है। इसका मतलब हुआ कि जब हम जो है जनता के आधार पर हर एक काम कर देंगे, तो जनता जिसको अपना अच्छा समझेगी उसी को चुनेगी। ठीक है, तो ये तो एक बहुत अच्छा काम है। देखो, तो ये पूरा उत्तर आपका फाइनल हो चुका है। इसमें केवल इतना ही पूछा था, भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन करना है। तो देखिए ये उत्तर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसको नोट कर लेना अच्छे से और तैयार कर लेना आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखना मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अभी आपका मानचित्र से संबंधित प्रश्न आ चुका है। अब इसमें आप सभी को देखो, सुन लो, मानचित्र कैसे भरा जाता है, मैंने इस पर वीडियो बनाया है, आप लोग उस वीडियो को जा करके देख लेना। अब इसमें आप लोग को इसमें केवल उत्तर ही बता देता हूँ। देखो, एक आधा नंबर आपको उत्तर लिखने के लिए मिलता है, आधा नंबर आपको मानचित्र में दर्शाने के लिए, लोकेशन में उसको दर्शाने के लिए मिलता है। तो कुल मिलाकर 1 नंबर इस प्रश्न में मिलता है। तो देखो पहले उत्तर लिख लो इसका। वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो ये स्टूडेंट मुंबई हो जाएगा इसका उत्तर। और दूसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा नागपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा मद्रास। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर है इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका आंसर है अमृतसर। तो यहाँ पर मानचित्र वाले प्रश्नों का पूरा उत्तर मैंने आप सभी को बता दिया। अब इसको आप लोग को नहीं करना है, ये दृष्टिबाधित छात्र, देखिए जहाँ पर दृष्टिबाधित लिखा होता है उससे आप सभी को नहीं करना होगा, ध्यान देना। एक बार इसको पढ़ लेना, जहाँ पर दृष्टिबाधित लिखा होगा वो प्रश्न आपको नहीं करना है, क्योंकि वो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए होता है, यानी जिनको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो आप लोग को तो दिखाई देता है ना, तो आप लोग क्यों करेंगे भाई, ऐसा काम मत करना। ठीक है, चलो अब हम लोग अगले टॉपिक अर्थशास्त्र में आ चुके हैं। अब देखो इसमें इसमें जो है हम लोग पहले विकल्प वाले प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद जो इधर प्रश्न दिए गए हैं इनको देख लेते हैं। चलो देखो ध्यान देना, निम्न में कौन सी रोपड़ फसल है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा रोपड़ फसल है? गन्ना रोपड़ फसल है। ठीक है, क्योंकि इसको रोपड़ करके बोया जाता है, काट काट करके बोया जाता है जमीन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? तो मेरे प्यारे बच्चों, लोहा जो है, लोहा इस्पात है ना, ये सब पुनः चक्रीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन देखो, कोरबा प्रसिद्ध है, कोरबा क्यों प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कोयला के लिए प्रसिद्ध है कोरबा, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखना मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेशेदार फसल है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक रेशम रेशेदार फसल है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, नोट कर लेना आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखना मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो मेरे प्यारे बच्चों देखा जाए तो श्रीलंका का सबसे बेहतर है, उसकी आर्थिक कंडीशन सब कुछ सही है, मेंटेन है। तो नोट कर लेना आप सभी लोग। अगला विकल्प देखो, लास्ट विकल्प है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है, तो ये किस क्षेत्र में आता है? तो स्टूडेंट इस प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो इसका पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लेना सारे प्रश्न को बहुत अच्छे से। अब उसके बाद हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न में आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आप पुनर्चक्रीय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? इसके कोई 2 उदाहरण बताइए। तो चलिए देखिए, आप प्राकृतिक जो है पुनर्चक्रीय संसाधन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग क्या लिखेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखो क्वेश्चन नंबर ये 21 है ना। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका आंसर आपके समाजी विज्ञान में पेज संख्या 57 पे, वहाँ पर आप इसको जाकर देख लेना, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ। 22 नंबर देखो, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की कोई 2 समस्याएं बताइए। तो अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं उनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं? तो देखो इसका उत्तर क्या है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है, उन्हें अतिरिक्त समय का भुगतान किए बिना एक दिन में निर्धारित घंटे से अधिक समय तक काम करने के लिए मजबूर बनाया जाता है। देखिए, असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत जो श्रमिक होते हैं, यानी जो मजदूर होते हैं, उनको बिना अतिरिक्त पैसा दिए उनको समय से ज़्यादा काम कराया जाता है, मजबूर किया जाता है उसके लिए। तो यही होता है इसकी 2 समस्याएं, समस्या मतलब यही 2 इसकी समस्याएं हैं। अब दूसरा समस्या देखो, उन्हें बिना किसी कारण के नौकरी छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। ये भी एक समस्या है। कोई भी श्रमिक है, कोई मजबूर है, असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत ये नियम होता है कि उसको जब चाहे तब मजदूरी से, नौकरी से निकाला जा सकता है। तो स्टूडेंट ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लेना आप सभी लोग। वैसे देखा जाए तो ये सामाजिक रूप से ठीक नहीं है, बट लेकिन अब असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, हमें इसको जानना चाहिए। ठीक है, इसका ये उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो आप सभी लोग, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र लोगों को सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट देखो इसका उत्तर, अर्थव्यवस्था का कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। भारत में 50 से 60% आबादी आबादी को रोजगार देती है। देखिए इसका मतलब हुआ कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो कृषि क्षेत्र होता है, इसके अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। देखो कृषि जिसके पास भी है लोगों, उसको कहीं मजदूरी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके पास खेती है। वो ज्यादातर अपनी खेती में बिजी रहेगा, तो उसको रोजगार करने की, मजदूरी करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि कृषि को अगर देखा जाए तो एक प्रकार से ये भी रोजगार देने की बहुत बड़ी साधन है। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर पूरा लिख देना। ठीक है, ये 23 नंबर प्रश्न का उत्तर है, नोट कर लेना आप सभी लोग। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित इसको परिभाषित करना है। चलो देखो इसका उत्तर आप लोग क्या लिखोगे। देखो ये क्वेश्चन आपका कितना नंबर है, पहले इसको देख लिया जाए। 24 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिख लेते हैं कि को सेवा क्षेत्र को सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, संचार, परिवहन, व्यापार इत्यादि ये सब आता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये होता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला काम। ठीक है, और तृतीय क्षेत्र उसे ही कहा जाता है, सेवा वाले क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। देखो यहाँ पर उदाहरण भी मैंने बता दिया है आप सभी लोग को। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय में है। अगला क्वेश्चन, गन्ना के उत्पादन के अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताइए। यानी गन्ना के उत्पादन के लिए कौन कौन सी मानसून का जो है बेहतर होता है, कौन कौन से मानसून की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप सभी को क्या बताना, देखो यह एक उष्णकटिबंधीय और साथ ही एक उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। गन्ना जो होता है ये उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय फसल है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो यह 21 अंश से 27 अंश सेल्सियस के तापमान और 75 सेमी के बीच वार्षिक वर्षा के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से विकास करता है। यानी पैदावार भी इसका इसी मानसून में होता है। यानी इसको 21 अंश से 27 अंश सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है हर समय, और लगभग 75 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा चाहिए। इसका मतलब इतना वर्षा भी इसको चाहिए, यानी कि 100% में 75% इसको बारिश की आवश्यकता होती है, वर्षा की। और साथ साथ गर्म और आर्द्र, यानी कि हल्का गर्म, हल्का गर्मी, हल्का नमी इसकी पैदावार के लिए होना चाहिए। इसके लिए इतना मानसून की आवश्यकता होती है, तो इतना आप लोग इसमें लिख देना। चलो मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखना, ऊर्जा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। देखो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, देखो इसका उत्तर आप लोग क्या लिखना है। देखो आप सभी लोग इसमें क्या लिखोगे, ऊर्जा के वह स्रोत जो लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं उसे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र आदि। देखो जो साधन लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं उसी को ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कहते हैं। ठीक है, जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, तापीय विद्युत संयंत्र हो गया, जल विद्युत संयंत्र हो गया, ये जमाने से उपयोग में लाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यही सब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हो गए। इसका उत्तर नोट कर लेना आप सभी लोग। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आप सभी का क्या है, देखो अगला क्वेश्चन, विकास की पारंपरिक अवधारणा से आप क्या समझते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, देखो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, विकास जीवन प्रयत्न चलाने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालकों का सर्वांगीण विकास होता है, जिसमें हर क्षेत्र शामिल होता है, जैसे शारीरिक विकास, क्रिया क्षेत्र, क्रियात्मक विकास, भाषागत विकास, है ना, और दैनिक जीवन में और भी जो आने वाली सांस्कृतिक विकास है, ये सब चीजें स्टूडेंट विकास की परंपरागत के अंतर्गत आती है। इसका मतलब हुआ कि इसमें जो प्रश्न पूछा गया है कि विकास की पारंपरिक अवधारणा क्या है, इसका मतलब इससे आप क्या समझते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो विकास होता है यानी कि जो एक बच्चे के प्रति जो है एक आने वाली समय में उसका जो है हर एक चीज से संबंधित शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषागत विकास, सांस्कृतिक विकास, यानी उसका पालन पोषण कैसे होता है दैनिक जीवन को लेकर के मृत्यु तक के, तो यही सब होता है विकास का पारंपरिक जो है, पारंपरिक क्या है उसमें कहा है अवधारणा होता है। ठीक है, कुल मिलाकर के आई होप कि आप हमारे कहने का मतलब समझ चुके होंगे, तो नोट कर लेना आप सभी लोग इसका उत्तर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखना मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संसाधन क्या है, इनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। पहले देखो प्राकृतिक संसाधन किसे कहा जाता है। तो देखो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, यानी कि जो हमें पृथ्वी पर पहले से उपलब्ध मिलते हैं, वही प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे मिट्टी हो गया, पानी हो गया, खनिज हो गया, ये सब पृथ्वी पर पहले से उपलब्ध है, प्रकृति में पहले से उपलब्ध है, इसलिए इनको प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। अब इसमें और भी कुछ चीजें लिखना है, तो थोड़ा लॉन्ग नंबर में क्वेश्चन है। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण एवं प्रबंध से तात्पर्य है कि इनका विवेकपूर्ण उपयोग करना, ताकि इनकी गुणवत्ता बनी रहे और विकासात्मक कार्य भी न रुके।
इनका देखभाल और सुरक्षा से आने वाली पीढ़ियों के लिए बनी रहे, ठीक है। तो इसका उत्तर यही हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लेना आप सभी लोग, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ष ये लगभग लगभग आता है, जितने भी सेट में देखेंगे इस प्रश्न को आप पाएंगे उसमें, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि के महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखो भारत में कृषि के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी, देखो क्या लिखोगे आप सभी लोग। नंबर 1, पॉइंट वाइज लिखना ताकि याद करने में बहुत आसानी रहे। पॉइंट वाइज लिखने से यही फायदा होता है कि याद करने में बहुत आसानी रहता है। भारत के अधिकांश लोग आज भी कृषि पर निर्भर हैं, यहाँ तक कि उनकी रोजी रोटी कृषि पर निर्भर है, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग पता है कि भारत में जो कृषि होती है उसमें अधिकांशतः ज़्यादातर लोग कृषि पर आधारित होते हैं। ज़्यादातर लोग उनकी रोजी रोटी जो चलती है वो कृषि से ही चलता है। तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट बना करके ऐसे याद कर लेना आप सभी लोग। अगला पॉइंट है, नहीं तो रट्टा मार के कहाँ तक आप सब याद कर पाओगे, बस केवल इसको कहानी के जैसा पढ़ो, कहानी के जैसा लिख दो। कृषि ना सिर्फ रोजी रोटी का साधन है बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। अगला पॉइंट है भारत में कृषि रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। देखो भारत में कृषि जो है रोजगार के लिए सबसे बड़ा साधन माना जाता है। देश की 52% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्धारित है। 100% में अगर देखा जाए तो 50% से ज़्यादा लोग भारत में कृषि करते हैं। उनका रोजी रोटी कृषि से ही चलता है, ठीक है। तो नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट क्या है, कृषि आधार उद्योगों के लिए कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में अनेक उद्योगों से प्रयोग करके लाखों लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, ठीक है। यानी लोग कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलता है लोगों को। अपनी खेती बाड़ी में लोग फंसे होते हैं तो इनको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो कृषि में भी लोगों को रोजगार मिलता है। अगला पॉइंट देखो, विश्व में भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यानी भारत में जो कृषि व्यवस्था है ये बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, सबसे अलग है। अगला देखो, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि योगदान लगभग 15% है, ठीक है। एक जीडीपी योजना होता है, ठीक है। तो जिसमें से जीडीपी कृषि के क्षेत्र में 15% भाग ले रहा है, हिस्सा ले रहा है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण को संभव बनाने के लिए कारक बताइए। देखो चलो, वैश्वीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आप इसमें क्या लिखोगे, देखो वैश्वीकरण कहा जाए या भूमंडलीकरण कहा जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण। देखो वैश्वीकरण वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण को बढ़ाने में बहुराष्ट्रीय कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, ये इसका उत्तर है, परिभाषा हो जाता है। अब इसके अंतर्गत जो है क्या क्या आता है, परिवहन और संचार प्रौद्योगिका में प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी में तेजी से सुधार और व्यापार प्रतिबंधों का उदारीकरण और विदेशी निवेश वैश्वीकरण प्रक्रिया को संभव बनाने वाले कारक हैं। इसमें कारक भी पूछा था ना, देखो इसमें कारक भी पूछा था तो मैंने कारक भी लिख रखा है, देखो ठीक है। तो ये उत्तर आपका कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। देखो पूरा का पूरा मैंने आप सभी को बता दिया। देखो ये सेट जो था आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये लास्ट वाला प्रश्न आप अपने जो है क्वेश्चन बैंक में ढूंढ लेना, और बाकी ये सभी प्रश्न देखो इसको नोट कर लेना आप सभी लोग। मैं इसका जो है पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और इन सारे प्रश्नों को मानचित्र में भरकर प्रैक्टिस कर लेना, ताकि क्या पता यही क्वेश्चन आपको मिल जाए। और 100% अनसॉल्व से क्वेश्चन आते ही हैं, तो नोट कर लेना आप सभी लोग, और इससे जाकर मानचित्र में एक बार भर करके उसको निगाह में दृष्टि में बैठा लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं सेट तीसरे के साथ, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना प्यारे बच्चों। चलिए, और साइंस और मैथ का आंसर पहले से उपलब्ध है, वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख